नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां भारत के मूल निवासियों यानी आदिवासियों के संघर्ष की कहानियां दर्ज हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर जंगलों और पहाड़ों में शांति से रहने वाले इन समुदायों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने क्यों पड़े, कौन थे उनके नायक और उनके विद्रोहों की गूंज आज भी हमारे भारत में कैसे सुनाई देती है। चलिए समझते हैं। तो इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम विद्रोह की जमीन को समझेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। फिर कुछ शुरुआती विद्रोहों की बात करेंगे। इसके बाद संथाल और मुंडा जैसे बड़े विद्रोहों की गहराई में उतरेंगे। फिर देखेंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में कौन से आंदोलन हुए और आखिर में इन संघर्षों का आज के भारत पर क्या असर पड़ा है, उसकी चर्चा करेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करेंगे। देखिए, हर बड़े विद्रोह के पीछे एक गहरी वजह होती है, एक दर्द होता है। इन आदिवासी आंदोलनों की जड़ें भी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव में थीं। एक तरफ थी आदिवासियों की दुनिया जो प्रकृति के साथ मिलकर चलती थी, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की शोषण करने वाली नीतियां जो सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती थीं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि शांति से अपना जीवन जीने वाले इन आदिवासी समुदायों को विद्रोह का रास्ता चुनना पड़ा। इसका जवाब उन बड़े बदलावों में छिपा है जो अंग्रेजी राज अपने साथ लेकर आया था। इस टकराव को समझने के लिए ये तस्वीर एकदम सही है। बाईं तरफ है खुटकटी व्यवस्था, मतलब जंगल और जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की संपत्ति थी। सब मिलकर खेती करते, मिलकर रहते थे। और दाईं तरफ अंग्रेजों की लाई हुई जमींदारी व्यवस्था। इसने सब कुछ बदल दिया। इसने जमींदार, साहूकार और भारी भरकम टैक्स का एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें आदिवासी अपने ही जमीन से बेदखल होने लगे। तो विद्रोह की ये आग कई चिंगारियों से भड़की थी। पहला, अंग्रेजों ने उनकी सदियों पुरानी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ दिया। दूसरा, दिकू यानी बाहरी लोग जैसे साहूकार, व्यापारी और पुलिस उनका शोषण करने लगे। तीसरा, नए वन कानून आए जिन्होंने आदिवासियों को उनके ही जंगल में जाने से रोक दिया। चौथा, उन पर नए नए टैक्स लगा दिए गए और बेत-बेगारी यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाने का जुल्म शुरू हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की कोशिशों को उन्होंने अपनी पहचान पर हमला माना। अब हम उस दौर में चलते हैं जब ये दबा हुआ गुस्सा और दर्द विद्रोह की छोटी-छोटी चिंगारियों के रूप में फूटने लगा। ये वो पहली चिंगारियां थी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनने वाली थी। ये टेबल दिखाती है कि प्रतिरोध की आग देश के अलग अलग कोनों में सुलग रही थी। 1766 से 72 के बीच बंगाल में चुआर विद्रोह हुआ, दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। वजह थी अकाल, बढ़ा हुआ लगान और आर्थिक तंगी। फिर 1818 से 31 तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील समुदाय ने सेवराम भील के नेतृत्व में अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती दी। इसके बाद 1831 में छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। कारण था कि उनकी जमीनें बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों को दी जा रही थीं। और 1829 में मेघालय में तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया क्योंकि अंग्रेज उनके इलाके से जबरदस्ती सड़क बना रहे थे। अब बात करते हैं उन दो महाविद्रोहों की जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की नींव ही नहीं हिलाई बल्कि भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। ये थे संथालों का हुल और बिरसा मुंडा का उलगुलान। साल था 1855। जगह थी झारखंड की राजमहल पहाड़ियां। यहां संथाल विद्रोह एक ज्वालामुखी की तरह फटा। इसका नेतृत्व कर रहे थे दो भाई, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। वजह थी साहूकारों और जमींदारों का जुल्म जिसे पुलिस का भी पूरा साथ मिला हुआ था। हजारों संथालों ने अपनी आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा दी। विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबाया गया, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अंग्रेजों को मजबूर होकर संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाना पड़ा ताकि उनकी जमीन की रक्षा हो सके। यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने भी इस विद्रोह के बारे में लिखा था, जो बताता है कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण संघर्ष था। और फिर आया मुंडा उलगुलान, जिसका मतलब होता है महान हलचल। और इस महान हलचल के नायक थे एक ऐसे करिश्माई नेता जिन्हें आज भी पूरा आदिवासी समुदाय भगवान मानता है, भगवान बिरसा मुंडा। साल 1899 में छोटा नागपुर की धरती बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जाग उठी। कारण लगभग वही थे, जबरदस्ती मजदूरी, उनकी सामूहिक खेती की खुंड कट्टी व्यवस्था का खत्म होना और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप। लेकिन बिरसा का सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, वो एक मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे।
और इस विद्रोह का सबसे बड़ा और स्थायी परिणाम था 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये कानून आज भी आदिवासी जमीनों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बिरसा मुंडा अपने लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो धरती आबा थे, यानी पृथ्वी के पिता। लोगों का मानना था कि वो एक पैगंबर हैं जिन्हें भगवान ने उन्हें दीकुओं यानी सभी बाहरी शोषकों के जुल्म से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। इस आंदोलन का जो नारा था वो उनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता था। अबुआ राज सेतेरे जना, महारानी राज टुंडू जना। इसका मतलब है हमारा राज आए और महारानी का राज खत्म हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आदिवासी स्वशासन और संप्रभुता का एक बहुत शक्तिशाली ऐलान था। लेकिन आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि देश के दूसरे कोनों में प्रतिरोध की ये आग किस तरह फैल रही थी। 1914 में झारखंड में जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया। ये सिर्फ टैक्स के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक सुधार भी शामिल थे, जैसे शराब और पशु बलि का विरोध। ये आंदोलन बाद में गांधी जी के सत्याग्रह से भी जुड़ गया। फिर 1922 में आंध्र प्रदेश के जंगलों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रामपा विद्रोह हुआ। ये विद्रोह अंग्रेजों के उन वन कानूनों के खिलाफ था जिन्होंने आदिवासियों की पारंपरिक पोडू खेती पर रोक लगा दी थी। और इससे भी पहले 1879 में नागालैंड के अंगामी नागाओं ने अपनी जमीन पर अंग्रेजों के बढ़ते कब्जे के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। भले ही अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत से इन विद्रोहों को कुचल दिया, लेकिन इनके बलिदानों की गूंज आज भी सुनाई देती है। इन संघर्षों ने भारत के कानून, राजनीति और आदिवासी पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन उन संघर्षों की विरासत को दिखाती है। 1908 में मुंडा विद्रोह के सीधे परिणाम के तौर पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान में आदिवासी अधिकारों को एक अहम जगह मिली। साल 2000 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही झारखंड राज्य का सपना पूरा हुआ। 2006 में ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम पास हुआ और आज हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जो इन सभी नायकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। चलिए एक बार फिर से उन सभी महत्वपूर्ण आंदोलनों और उनके नायकों को जल्दी से याद कर लेते हैं, ताकि ये सारी जानकारी हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। ठीक है, तो जल्दी से दोहराते हैं। चुआर विद्रोह 1766 बंगाल, नेता दुर्जन सिंह। भील विद्रोह 1818 राजस्थान और मध्य प्रदेश, नेता सेवराम भील। कोल विद्रोह 1831 छोटा नागपुर, नेता बुद्धू भगत। खासी विद्रोह 1829 मेघालय, नेता तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह 1855 झारखंड, नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू। नागा विद्रोह 1879 नागालैंड, अंगामी नागा प्रमुख। मुंडा विद्रोह 1899 झारखंड, नेता बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 झारखंड, नेता जतरा भगत। और आखिर में रामपा विद्रोह 1922 आंध्र प्रदेश, नेता अल्लूरी सीताराम राजू। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इन ऐतिहासिक संघर्षों का आज के भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की पुरानी घटनाएं नहीं हैं, ये आज भी जारी जल जंगल जमीन की लड़ाई की नींव हैं। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि विकास के नाम पर हम अपने ही देश के मूल निवासियों के अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस इतिहास से क्या सीखते हैं और एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण भविष्य बनाने के लिए क्या करते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।